गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और 12वां 12th चैप्टर लॉन्ड्री मटेरियल्स धुलाई के उपकरण वो हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने धुलाई के उपकरण के बारे में ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और आज के जो टॉपिक है वो है धुलाई के उपकरण। जो उपकरण धोने में काम में आते हैं उन सभी उपकरणों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहला है संग्रह करने की टोकरी या थैली। मतलब जो गंदे वस्त्र होते हैं वो कोई से भी हों, पहनने के हों, ओढ़ने के हों, बिछाने के हों, झाड़न पोंछन किसी भी तरह के कपड़े हों, अगर हम उनको डेली नहीं धो रहे हैं और अगर डेली धोते भी हैं और सुबह धोते हैं तो सुबह के बाद में जो कपड़े गंदे होते हैं उनको किसी एक जगह हमको रखना होता है। एक कोना बनाते हैं या कोई एक ताक बनाते हैं या फिर एक जगह बनाते हैं। तो हमको जो गंदे वस्त्र होते हैं उनको एक टोकरी या फिर एक थैला या थैली बनानी चाहिए और उसमें गंदे वस्त्रों को इकट्ठा कर देना चाहिए, भले पूरे दिन के लिए, भले 2 दिन के लिए, भले 3 दिन के लिए। कुछ लोग सप्ताह में एक ही बार कपड़े धोते हैं तो उनके लिए इस तरह की टोकरी, थैली या फिर ऐसा प्लेस होता है जहाँ की ये गंदे वस्त्रों को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर वहाँ गंदे वस्त्र इकट्ठे रहते हैं, उसके बाद उनको धोने के लिए या तो धोबी को दिया जाता है या वॉशिंग मशीन में धुलते हैं या स्वयं धोते हैं, कुछ भी करते हैं। हम उन कपड़ों को मतलब उनको हमको साफ करना है, किसी भी प्रकार से धोना है। और धोने के पहले जो वस्त्रों को रखने की जगह होती है वो संग्रह करने की टोकरी या फिर थैली होती है। दूसरा जो उपकरण है धुलाई का वो है टब और बाल्टी। टब और बाल्टी जो है वो या तो साबुन का घोल बनाने के काम में आते हैं या फिर कपड़े मतलब घोल बना के भिगो देते हैं थोड़ी देर, जो बहुत गंदे कपड़े होते हैं, या फिर वही टब और बाल्टी जो है वो कपड़े झकोलने के भी काम में आते हैं। 2-3 बार झकोला जाता है कपड़ों को, तो टब और बाल्टी कपड़े झकोलने के काम में आते हैं और साबुन का घोल बनाने के काम में आते हैं या फिर साबुन में दबा के रखते हैं थोड़ी देर गंदे कपड़ों को, उसके लिए। तो ये जो टब और बाल्टी होती है या तो वो ऐसे धातु की बनी हुई हो कि उसमें जंग ना लगे, और या फिर आजकल तो प्लास्टिक की बाल्टी और टब वगैरह यूज़ करते हैं क्योंकि वो इजी टू कैरी, लाइट वेट होता है, फटाफट धुल जाते हैं और उनमें जंग वगैरह भी नहीं लगती है। जंग नहीं लगती है तो दूसरे कपड़े भी खराब नहीं होते हैं। तो इस तरह से टब और बाल्टी प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। तीसरा उपकरण जो बहुत ज़रूरी है लॉन्ड्री में वो है सिंक या बेसिन। सिंक या बेसिन अधिकतर उन घरों में यूज़ होते हैं जहाँ की लोग खड़े खड़े कपड़े धोते हैं, तो उस जगह फिर वो एक प्लेन पट्टी पर नहीं धो पाते हैं क्योंकि वहाँ बाल्टी भी रखनी होती है। बाल्टी अगर ऊपर रखेंगे तो झकोल नहीं पाएंगे, कंधे दुखेंगे। तो पट्टी अगर है तो उस पर वो रगड़ सकते हैं, लेकिन सिंक या बेसिन अगर होता है तो उसमें एक तरफ भीगे हुए कपड़े हैं या टब बाल्टी है और फिर उसमें झकोल भी लेते हैं। तो सिंक और बेसिन खड़े होके कपड़े धोने के लिए होता है। इसकी चौड़ाई 14 बाई 20 इंच तो होनी ही चाहिए, लंबाई कम से कम भी 20 इंच होनी चाहिए, और जो ये ऊंचाई होती है, जितनी ऊंचाई पर वो बना हुआ होता है हाइट, वो करीब 36 इंच होना चाहिए। अमूमन 36 इंच की लंबाई सभी को सूट करती है। तो 36 इंच की ऊंचाई, 20 इंच जो है वो लंबाई और 20 इंच ही चौड़ा होता है, तो उसमें आराम से कपड़े धुल जाते हैं। इसके साथ साथ में कई बार एक तरफ ऐसा ड्रेन बोर्ड भी लगा रहता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊंचा नीचा सा बना हुआ है और थोड़ा सा टिल्टेड बिल्कुल पास में, कि अगर अपन कपड़े झकोल के उस पर रख देंगे तो उसका पानी ड्रेन ऑफ होके और सिंक में आ जाएगा, पानी कहीं और नहीं फैलेगा। तो ड्रेन बोर्ड भी कहीं कहीं लगा हुआ इसमें होता है क्योंकि धुले हुए वस्त्रों का पानी उससे ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। चौथा तरह का उपकरण जो है वो है रगड़ने का बोर्ड। रगड़ने का बोर्ड जो है वो कुछ इस तरह का होता है। रगड़ने के बोर्ड में
बीच बीच में जगह होती है, यहाँ बीच बीच में लकड़ी का बना हुआ होता है ये, और बीच बीच में लकड़ी लगी हुई होती है और बीच बीच में जगह होती है, जिससे कि और ये वाला जो हिस्सा है वो हम हमारी कमर के दोनों तरफ पहन लेते हैं और उस पर आराम से हाथ से कपड़े जो हैं वो रगड़ लेते हैं अपनी हाइट पर इसको रखकर। तो लकड़ी का बना होता है जिससे जंग वगैरह ना लगे, और बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं तो उसमें से सर्फ या पानी जो निकल रहा है वो निकल जाए, और इस पर वस्त्र रगड़ने का काम होता है। नेक्स्ट है सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ उपकरण के तौर पे बताना है कि सक्शन वॉशर जो है वो भारी वस्त्र जैसे चादर है, दरी है, इनको धोने के काम में आता है। इसमें एक पूरी नली जैसा एक हैंडल होता है और उसके बाद में इस तरह से 2 कटोरियाँ लगी होती है, एक प्लेन और एक छिद्रदार। तो जब कपड़े भारी वाले कपड़ों को भिगो के रखते हैं सर्फ में, गर्म पानी में, तो जब वो भीगे हुए हैं तो उस सक्शन वॉशर को इस तरह से दबाया जाता है तो सक्शन पैदा होता है, अंदर शून्य पैदा हो जाता है और प्रेशर से पानी निकलता है। प्रेशर से पानी निकल के और सारे वस्त्रों की जो गंदगी है वो एक बार वो अंदर ले लेता है, एक बार बाहर छोड़ता है। तो दोनों बार ही कपड़े जो हैं वो अपनी गंदगी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं सक्शन वॉशर में। तो दबाव से इसमें पानी फेंका जाता है। और जो कटोरियाँ होती है वो इस तरह के धातु की बनी हुई होती है कि उसमें जंग नहीं लगती है। जो सक्शन वॉशर की कटोरी है, जो 2 कटोरे होते हैं वो, उसमें जंग नहीं लगती है। फिर नेक्स्ट है धुलाई की मशीन। धुलाई की मशीन पिछली बार भी मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें बताया था, वो मतलब धुलाई प्रक्रिया के अंदर बताया था, और यहाँ जो है वो धुलाई के उपकरणों के अंतर्गत हम धुलाई की मशीन पढ़ रहे हैं। धुलाई की मशीन जो होती है वो कई प्रकार की है, और वैसे तो एक सेमी ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक होती है। सेमी ऑटोमेटिक में 2 टब होते हैं, एक टब में जो है कपड़े जो हैं वो धुल जाते हैं एजिटेटर होके, और दूसरे में निकाल के डालते हैं तो वो झकुल भी जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। जो फुली ऑटोमेटिक होती है उसमें सब कुछ एक साथ ही होता है, मतलब एक बार वो धुल जाते हैं सर्फ के साथ, फिर उसके बाद में पानी ड्रेन ऑफ हो जाता है, फिर वो दोबारा पानी लेती है, झकुलती है, फिर पानी निकाल देती है, फिर पानी लेती है, ऐसे करके 2-1 बार पानी लेके और फिर तेज़ तेज़ घूम के ड्राई कर देती है। एक ही टब में सब काम हो जाते हैं। आजकल जो टॉप लोडिंग तो पहले आया ही करती थी, आजकल जो है वो फ्रंट लोडिंग बिल्कुल सामने की तरफ से भी मतलब खुली हुई होती है, तो थोड़ा सा नीचे बैठ के और अपन को, तो उसमें इस तरह से घूमता है वो चक्का, जैसे इसमें यूं घूमता है तो इसमें इस तरह से घूमता है। और मतलब फ्रंट लोडिंग मशीन भी होती है। तो इन मशीनों में जितना किलो उसमें लिखा हुआ है उससे थोड़ा 2-3 कपड़े कम ही डालने चाहिए, जिससे कि बहुत साफ कपड़े होके धुलते हैं वो। अगर ओवरलोडेड कर देंगे तो गंदे से धुलेंगे। अधिकतर इनमें लिक्विड पाउडर से, अगर अपन लिक्विड सोप से धोएंगे तो अच्छे कपड़े धुलते हैं। पाउडर से कई बार पाउडर जो है वो जम जाता है कपड़ों पे, कुछ लोग बाहर निकाल के उसको झकोल के वापस ड्राई करते हैं। और बाकी अगर पाउडर अच्छी कंपनी का लेके आएंगे तो उसके ट्रेसेस भी नहीं बचेंगे और वो कपड़े पर चिपका हुआ भी नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार चिपका हुआ रह के और शरीर में खुजली कर देता है। इसलिए जो मशीन में जो कपड़े हमको धोने हैं वो थोड़ा ध्यान से धोएंगे। और फिर इसमें ये भी देखेंगे हम कि सफ़ेद कलर के अलग धोएंगे, लाइट कलर के अलग धोएंगे, और जिनका रंग निकलता है उनको बिल्कुल अलग धोएंगे। फिर उनमें रेशों का भी फ़र्क है। अगर कॉटन के कपड़े हैं तो वो एक साथ धोएंगे, वुलन है तो एक साथ धोएंगे, कोई सिल्क शिफॉन है तो उसको बहुत ही लाइट उसमें धोना है तो वो अलग धोएंगे। इस तरह से धुलाई की मशीन में हम कपड़े धोते हैं। और नेक्स्ट है वस्त्र सुखाने के उपकरण। जब कपड़े धुल जाते हैं तो धुलने के बाद में उनको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए वैसे तो जो बाहर तार और जो डोरी लगी रहती है जिसको तनी बोलते हैं, उस पर हम आराम से कपड़े जो है धुले हुए निचुड़े हुए उनको झटक के और हम सुखा देते हैं बिल्कुल चौड़े करके, जिससे कि जितना ज़्यादा वो चौड़ा रहेगा उतना ही जल्दी सूर्य की धूप रोशनी में फटाफट सूख जाएंगे।
लेकिन कई बार बहुत कम कम जगह होती है लोगों के पास में, बाहर तड़ी बांधने के लिए जगह नहीं होती है, तो छत पे टांगने की फोल्डिंग रैक्स आती है। तो इस तरह से फोल्डिंग रैक्स होती है लंबी लंबी, तो उन पे टांग सकते हैं। कुछ लोग लॉन में भी रखते हैं अपने, कुछ लोग बालकनी में भी रखते हैं। तो इस तरह से फोल्डिंग रैक्स जो है वो इस तरह से फोल्डिंग रैक होगी, लंबी लंबी धारियों सी बनी हुई है, नीचे छोटे कपड़े सुखा दिए, फिर थोड़े बड़े, फिर थोड़े बड़े, इस तरह से। लेकिन वो ऐसे ड्रिप नहीं करनी चाहिए, पानी नहीं उसमें से निकलना होना चाहिए, नहीं तो वो नीचे वाले गीले हो जाएंगे। मतलब मशीन से निकालते ही, या फिर मशीन नहीं हो तो हाथ से बहुत अच्छे से निचोड़ के फिर इन पे सुखाने के जो उपकरण हैं, जो फोल्डिंग रैक्स होती है उन पे, मतलब फोल्ड करके भी रख सकते हैं उनको, फोल्डिंग रैक्स पे कपड़े सुखाए जाते हैं। और ये रैक्स कुछ इस मटेरियल की बनी होती है, इस तरह के कि उस पर जंग नहीं लगती है। मतलब या तो प्लास्टिक की, और अगर लोहे की भी बनी हुई है, लोहा एल्यूमिनियम जो भी, तो उसके ऊपर कोटिंग होती है बाकायदा, तो वो कपड़ों को ख़राब नहीं करती है। और कई तो ऐसे भी होते हैं कि उनमें चिमटी लगी हुई होती है, मतलब जो क्लिप होती है, तो क्लिप जैसे गोल वाली है एक, मतलब टांगने वाला, तो मोजे हैं, रुमाल है, अब आजकल तो मास्क भी आ गए, तो वो उस पर टांग दो, चिमटी ही होती है तो चिमटी पे ही सब टांग दो, और कहीं भी टांग दो तो वो हवा से सूख जाते हैं कपड़े। नेक्स्ट है प्रेस, यानी इस्त्री। इस्त्री मतलब जो अपना आयनिंग प्रेस होती है ना, वो। तो जब कपड़े धुल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उनमें सलवट भी हो जाती है कई बार, तो सलवट हटाने के लिए हमको प्रेस इस्तेमाल करनी होती है। प्रेस भी कई तरीके की है। पहले लोहे की इस्तेमाल होती थी, जिसमें कि कोयला करके गरम और कोयला डाला जाता था, और उससे गरम पे आज भी कई धोबी जो हैं वो मोटे कपड़ों पे प्रेस उसी से ही करते हैं। फिर जो है वो स्वचालित मशीनें ये प्रेस आ गई, तो वो प्रेस बहुत वज़न वाली हुआ करती थी। उसके बाद में लाइट वेट प्रेस भी होती है, वो भी बहुत अच्छे कपड़ों को प्रेस करती है। और स्टीम प्रेस भी होती है। स्टीम प्रेस में थोड़ा सा एक ढक्कन, मतलब ऊपर का एक जगह होती है, वहाँ से आप पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी आता है उसमें, और कम से कम भी 10-15 कपड़े आराम से प्रेस हो जाते हैं। वो भाप बना देती है, उसको स्टीम प्रेस, भाप वाली प्रेस बोलते हैं। तो स्टीम वाली प्रेस से क्या है कि अपन जो नमी करके, मॉइस्ट करके कपड़ों को रखते हैं ना, जिससे कि उसकी सलवट फटाफट हट जाए, तो स्टीम प्रेस में आपको कपड़ों को मॉइस्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप ही उसमें स्टीम आती है, और प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से उसके सल हट जाते हैं। उसके अलावा स्टीम प्रेस में लाइट भी होती है कि ज़्यादा गर्म हो गया तो वो अपने आप बंद हो जाता है, मतलब उसमें थर्मोस्टेट होता है, ये कॉटन के लिए, लिनन के लिए, सिल्क के लिए, वुल के लिए। तो थर्मोस्टेट के अकॉर्डिंग हमको उसको सेट करना चाहिए। दूसरी बात, लाल लाइट जल रही है, बुझ रही है, वो भी हमको देखना चाहिए। और उसके अलावा जो कोई भी प्रेस होती है, उसके हैंडल पहले लकड़ी के बने होते थे, आजकल बेकेलाइट के बने होते हैं। जैसे कुकर के होते हैं ना, तो बेकेलाइट क्या है कि कुचालक होता है, मतलब उससे करंट भी नहीं आता है और गर्म भी नहीं होता। तो बेकेलाइट के हैंडल होते हैं जो हमको गर्म नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है आयरन बोर्ड। आयरन बोर्ड जो है वो प्रेस जिस पर करते हैं, वैसे तो प्रेस आप टेबल पे भी कर सकते हो, आंगन में भी, बेड पे भी, के कहीं भी चादर बिछा के कर सकते हो, पर एक आयनिंग बोर्ड होता है, मतलब पतला सा, इतना चौड़ा, मतलब इतनी तो उसकी चौड़ाई है और इतनी लंबाई, जिससे कि एक पूरी मतलब साड़ी या एक पैंट जो है वो आराम से उस पर आके और प्रेस कर दें। तो ये आयनिंग बोर्ड जो है लकड़ी का बना होता है और फोल्डिंग होता है, उसमें दोनों तरफ उसमें पैर बने हुए होते हैं, और उसकी हाइट को सेट कर सकते हैं। जो कम हाइट का है वो नीचे, फिर जो बड़ा हाइट का है वो ऊपर, बहुत लंबी हाइट का है वो बहुत ऊंचा, आराम से प्रेस कर सकते हैं। तो लकड़ी का बना होता है। फिर उस पर स्पंज जैसा कुछ, मतलब फेल्टिंग बोर्ड, फेल्टिंग वाला कपड़ा होता है, थोड़ा गुदगुदा सा, जिससे कि प्रेस अच्छे से हो सके। फिर उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, तो इसमें आराम से, और एक तरफ उसमें एक लोहे के स्टैंड होता है, उसको खींच लो तो प्रेस करने के बाद में उस पर हम टिका सकते हैं। उसके अलावा ये बड़ा आयनिंग बोर्ड है, और इतना छोटा सा भी होता है जो स्लीव्स के लिए होता है। बाहों को अलग से प्रेस करने के लिए कई बार पूरी गोल बाहों को ऐसे करके करनी होती है कोट की, और ये तो छोटा आयनिंग बोर्ड भी इसमें होता है। तो अभी हमने धुलाई के उपकरण पढ़े, गंदे कपड़ों को इकट्ठा करने के लिए संग्रह करने वाली टोकरी, सोप का सल्यूशन बनाने के लिए या कपड़ों को झकोलने के लिए टब और बाल्टी, प्लास्टिक की या ऐसे धातु जिस पे जंग ना लगे। फिर सिंक या बेसिन होता है जो खड़े होके, और कपड़े जो धोते हैं उनमें सिंक और बेसिन होता है। ड्रेन बोर्ड भी लगा होता है कई बार।
रगड़ने का बोर्ड होता है जिस पर कि खड़े होके हम कपड़े रगड़ सके, लकड़ी का होता है, बीच बीच में गैप होता है लकड़ी में जिससे कि पानी आराम से जा सके। और भारी कपड़ों को धोने के लिए सक्शन वॉशर होता है जिसमें 2 कटोरे होते हैं और शून्य बन जाता है दबाव से। वो कपड़े जब हम उसको दबाते हैं, वापस ऊपर करते हैं, दबाते हैं, तो सक्शन से कपड़े बहुत साफ धुलते हैं। फिर मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फ्रंट लोडिंग, टॉप लोडिंग। तो इन मशीन्स में उसके अनुसार कितना किलो डालना है, कौन सा पाउडर डालना है, कौन सा लिक्विड डालना है, कैसा उसको करना है, सूती पर करना है, वुलन पे करना है, मतलब लाइट करना है, मीडियम करना है, हैवी करना है, तो उतने टाइम पे ये वस्त्रों को धो देती है। फिर धोने के बाद में सुखाने के उपकरण, सुखाने के उपकरण कई होते हैं, गोल वाली जो है स्टैंड भी होते हैं, फोल्डिंग रैक्स भी होती है, तार होते हैं, तनियाँ होती है, उन सब पे हम सुखा देते हैं। फिर एक प्रेस होती है जो कि कपड़े धुलने के बाद में सलवट को हटाने के लिए प्रेस की जाती है। वो भी लोहे की होती है, ऑटोमेटिक होती है, स्टीम वाली होती है, कई तरह की होती है जिसमें कि थर्मोस्टेट बना हुआ रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हम उस कपड़े की रेशे की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार हम उसको सेट करते हैं। ज़्यादा गर्म करने से कपड़ा पिघल जाता है, या फिर अगर कॉटन पे करते हैं तो वो जल जाता है, पीला या भूरे रंग का पैच हो जाता है जो कि कभी नहीं हटता, इसलिए प्रेस करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। फिर इस प्रेस को जब करते हैं तो जिस स्टैंड पे करते हैं तो वो एक आयरन बोर्ड होता है, बड़ा आयरन बोर्ड होता है जिससे कि मतलब करीब 1.5 फीट तो चौड़ाई और यूं 4-5 फीट, जिससे कि उस पर साड़ी या पैंट शर्ट जो भी आराम से अच्छे से प्रेस हो जाती है। छोटे छोटे आयरन बोर्ड भी होते हैं जो कि स्लीव्स यानी बाहों को प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये धुलाई के उपकरण के बारे में था।